नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में कई बार मैंने आपको न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाई, वहाँ के वीडियोस दिखाए, कैसे लाशों के ढेर हैं वो दिखाए, इटली और स्पेन के वीडियोस दिखाए। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो अपने ही मुल्क का वीडियो है। डराने वाली तस्वीरें हैं। एक वायरस कैसे हालात पैदा कर सकता है, कैसे मौत का तांडव मचा सकता है, इसका एहसास आपको ये वीडियो देखकर होगा। आज तक आपने वार्ड्स के अंदर की ऐसी दर्दनाक तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी। देश में हॉस्पिटल के ऐसे हालात होंगे, डॉक्टर्स पर इतना बोझ होगा, हॉस्पिटल्स लाशों को मॉर्चरी तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसकी कल्पना शायद कभी किसी ने नहीं की थी। किसने सोचा था ऐसा वक्त आएगा कि हॉस्पिटल के वार्ड में बेड्स पर पेशेंट होंगे और उसके आसपास के बेड्स पर लाशें पड़ी होंगी। लाशों के बीच पड़ा कोई मरीज जिंदगी की आधी लड़ाई तो वैसे ही हार जाता है, उसे मौत सामने दिखाई देने लगती है। और मुंबई में एग्जैक्टली यही हुआ। शायद आपको यकीन नहीं होगा ऐसे हालात हो सकते हैं, लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, तो आपको लगेगा हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हैं जो मैंने। ये वीडियो मुंबई के हॉस्पिटल का है। एक शख्स कैमरा ऑन करके हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में घुसा। गेट के बगल में ही बाईं तरफ बेड पर एक काली पॉलिथीन में एक लाश लिपटी रखी है, जबकि दरवाजे की दाईं तरफ एक शख्स बेड पर लेटा है, उसका इलाज हो रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही एक बेड पर दो लाशें उसी तरह की काली पॉलिथीन बंधी हुई रखी है। दूसरी तरफ बेड पर भी एक लाश काली पॉलिथीन में बंधी दिखाई दी। लाशों के आगे वार्ड में जो बेड दिख रहे हैं उस पर पेशेंट्स हैं। वार्ड में लोग आराम से आ जा रहे हैं। किसी के चेहरे पर लाश को लेकर कोई खौफ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए बात नॉर्मल है। हो सकता है हॉस्पिटल से स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को उसकी आदत पड़ गई हो सकता है बड़ी तादाद में लोग आ रहे हो, लोगों की मौत भी हुई हो, इसलिए हॉस्पिटल के स्टाफ को शायद कोई फर्क न पड़े। ये उनका काम है, उनका फर्ज है। लेकिन मैं इस वीडियो को देखकर विचलित जरूर हुआ, परेशान हुआ। कोई भी चिंता में पड़ जाएगा। और फिर चिंता उन लोगों की हुई जो लाशों के बीच लेटे हैं, जो कोरोना वायरस के मरीज हैं, जिनका इलाज हो रहा है, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। बगल में लाश देखकर उनके मनोबल पर क्या असर हुआ होगा, ये सोच सोचकर चिंता हुई। का मामला कुछ नहीं कर सकता। मुझे बताया गया कि वीडियो मुंबई का है। इस बात पर शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुंबई में हालत तो खराब है, लेकिन इतने ज्यादा खराब हालात हैं इसका अंदाजा मुझे नहीं था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 793 नए केसेस आए हैं। सिर्फ 24 घंटे में अकेले अपने मुंबई शहर में 25 कोरोना पेशेंट्स की मौत रिपोर्ट हुई है। मुंबई में कोरोना के करीब 11,000 मरीज हैं। हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्योंकि हालात खराब हैं इसलिए इस वीडियो पर शक नहीं हुआ। और इसके बाद ये वीडियो बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने ट्वीट किया, और उसके बाद बीजेपी के एक और लीडर किरीट सोमैया ने इस वीडियो को कंफर्म किया। किरीट ने दावा किया ये वीडियो मुंबई के साइंस हॉस्पिटल का है। साइंस हॉस्पिटल में मरीजों का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि लाशों को उठाने वाले लोग नहीं हैं, और दावा यह भी किया गया कि ये लाशें 24-24 घंटे तक वार्ड में पड़ी रहती हैं, कोई इन्हें हटाता नहीं है। इससे तो कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है। जो मरीज रिकवर कर रहे होंगे वो और खतरे में पड़ सकते हैं, उनकी हिम्मत टूट सकती है। एक बार मुझे लगा कि इल्जाम सियासी भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि मुंबई में अफसरों ने इस वीडियो को गलत नहीं बताया। ये माना ये वीडियो साइंस हॉस्पिटल का ही है। वीडियो सामने आने के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर खुद हॉस्पिटल पहुंची, इंतजामात का जायजा लिया,
हॉस्पिटल के डीन और दूसरे डॉक्टर के साथ बात की और इस तरह वार्ड में लाशें कैसे पड़ी दिखाई दी, इसकी जांच के आदेश दिए। परमिट का मामला कुछ नहीं कर सकते। जो वीडियो आया है और डेड बॉडी है ये पता है, ये अपना साइन का है या वो उसके लिए समिति गठन की गई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 30 मिनट के ऊपर वार्ड में अभी बॉडी रखना ही नहीं है, ऐसे गाइडलाइन ऑलरेडी दिया गया है। अभी आगे का है क्या पीछे का है वो जाने दो, मीन्स गलत है, ये गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। और जिसने की है उसका शहानिशा करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि ये नीचे का जो स्टाफ रहता है, बॉडी पैक करने का अलग एक स्टाफ है, मॉर्चुरी का एक अलग स्टाफ है, उनसे दिरंगाई हुई है क्या, और हुई है तो क्यों हुई है, किसके किसके साथ उन्होंने बात की है, ये सब अभी कमेटी से बाहर आएंगे। लेकिन अभी हमें आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना है। हमें मुंबई के लिए जो हादसा हो रहा है वो वापस नहीं होना करके गाइडलाइन अभी तय करना है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको और हैरान कर देगा। इस तरह का ये अकेला वीडियो नहीं है, इसी तरह एक और हॉस्पिटल का वीडियो भी सामने आया, 30 सेकंड का है। इस वीडियो में हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में एक मरीज की लाश बेड पर पड़ी दिखाई देगी, आसपास के बेड्स पर मरीज लेटे हैं। इस बेड पर जो मरीज आपको दिख रहा है असल में वो डेड बॉडी है, उसकी मौत हो चुकी है। मरने वाला कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन इस लाश को उठाने कोई नहीं आया। वार्ड में इस लाश के आसपास 3 और मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस वीडियो के बारे में ने जानकारी हासिल की तो मालूम हुआ कि ये वीडियो मुंबई के कूपर हॉस्पिटल का है। ये वीडियो राज ठाकरे की पार्टी के लोकल लीडर अखिल चित्ते ने भेजा। अखिल चित्ते ने कहा कि उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता कूपर हॉस्पिटल गया था, वहाँ का हाल देखा तो वीडियो शूट कर लिया, जिससे हालात का अंदाजा सब लोगों को हो जाए। ये इस दोनों के दोनों वीडियो दिल दहलाने वाले हैं और मुंबई के हॉस्पिटल का अगर ये हाल है तो चिंता की बात है। इस तरह के हालात में इलाज कैसे होगा? इलाज कराने वाले परेशान होंगे, करने वाले भी परेशान होंगे। लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जानबूझकर ऐसी लापरवाही की जा सकती है। इसकी गुंजाइश तो नहीं लगती। मुंबई के हॉस्पिटल्स, मुंबई के डॉक्टर बहुत जिम्मेदार हैं। इसलिए मैंने अपने रिपोर्टर राजीव सिंह को कहा कि इसकी हकीकत का पता लगाएं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? राजीव ने जो रिपोर्ट भेजी वो चौंकाने वाली है। राजीव ने बताया कि हॉस्पिटल की हालत वाकई में खराब है और डॉक्टर्स और स्टाफ के ऊपर बहुत प्रेशर है और ये बात सब जानते हैं। लेकिन लाशों को जानबूझकर या लापरवाही के कारण वार्ड में नहीं छोड़ा गया। इसकी 2 वजह थी। पहली ये कि शुरू में 2 मरीजों की मौत सरकारी हॉस्पिटल में हुई, उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई थी। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने मरीज की लाश परिवार वालों को सौंप दी। बाद में रिपोर्ट आई तो पता चला कि मरीज कोरोना का पेशेंट था। इसके बाद उन सारे लोगों को ढूंढना पड़ा जो इस मरीज के अंतिम संस्कार में गए थे, मौत के बाद उसके घर पर शोक मनाने गए थे। क्योंकि प्रोटोकॉल तो यह है कि कोरोना के मरीज की डेड बॉडी को परिवार वालों को नहीं देना है। ऐसे मरीजों का अंतिम संस्कार सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ किया जाता है। अंतिम संस्कार के वक्त बस परिवार के कुछ लोग मौजूद रह सकते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि मरीज की रिपोर्ट आने से पहले उसकी मौत हो गई। इसे जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक उसकी डेड बॉडी को प्रोसेस नहीं किया जाता। लेकिन सवाल है कि अगर डेड बॉडी को रखना भी है तो मॉर्चरी में रखना चाहिए, वार्ड में मरीजों के बीच क्यों छोड़ा? तो यह सवाल भी मैंने पूछा। पता चला कि जो डेड बॉडी वीडियो में दिख रही है वो पॉलिथीन में रैप कर दी गई है। चूंकि प्रॉपर बॉडी कवर्स की कमी है इसलिए पॉलिथीन में रैप की गई। बॉडी रैप्ड है, इसका मतलब है कि अनअटेंडेड तो नहीं है। हो सकता है उन्हें मॉर्चरी में पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा हो, उसी वक्त वीडियो बनाया गया। लेकिन अफसरों ने माना कि आजकल कोरोना के मरीजों की मौत होने के बाद उनकी डेड बॉडी को प्रोसेस करने में वक्त लगता है। इसकी वजह लापरवाही नहीं है, स्टाफ की कमी है। कोरोना के डर की वजह से कर्मचारी डेड बॉडी को पूरा ध्यान रखने के बाद, पूरी सेफ्टी के इंतजाम करने के बाद हाथ लगाते हैं। कर्मचारी कम है, कोरोना के पेशेंट्स की बॉडी को पूरी तरह डिसइंफेक्ट करना
एक लंबा प्रोसेस है, और फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से रैप करके सील करना, इसमें भी वक्त लगता है और सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है। और उसके बाद प्रशासन मरने वाले के परिवार के साथ कांटेक्ट करके अंतिम संस्कार का इंतजाम करता है, और इस पूरी प्रक्रिया में वक्त तो लगता है, इसलिए कई बार देर हो जाती है। साइंस हॉस्पिटल के डीन का कहना है कि मुश्किल तो यह भी है कि कोरोना के पेशेंट की मौत के बाद अगर परिवार वालों को इन्फॉर्म किया जाता है तो ज्यादातर मामलों में कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचता। बहुत सारे केसेस में तो परिवार वाले फोन बंद कर देते हैं। इस वजह से लाशों को कई कई दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। मॉर्चरी में कई बार जगह कम हो जाती है, इसलिए कई बार डेड बॉडी को वार्ड से उठाने में वक्त लग जाता है। को मैंने एक इंस्ट्रक्शन निकाल के पूरे वार्ड्स को दी है कि कोई भी कोरोना की बॉडी मोर देन 30 मिनट्स वार्ड में नहीं रखने का। अब ये वीडियो उसके पहले का है, बाद में का है, मुझे पता नहीं है। सामान्य परिस्थिति में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रिलेटिव हमारे पीछे जल्दी बॉडी हैंडओवर करने के लिए पीछे लग जाते हैं। कोरोना के वजह से थोड़ा सा सोसाइटी में जो डर पैदा हुआ है कि हमें ये बॉडी हम पुलिस के सामने रिलेटिव्स और पुलिस को हैंडओवर करके सीधा बॉडी मॉर्चरी में चले जाते हैं। ऐसे टाइम में अगर रिलेटिव नहीं रहे तो हमें बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हम वो बॉडी लीगली हम किसके कब्जे में दे दें। फिर हम उन्हें फ़ोन करके बुलाते हैं, कभी कभी वो बोलते 5 मिनट में आता हूँ, 10 मिनट पे। अब ये समय अब हम तय नहीं कर सकते कितने समय में आएंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, बाद में कभी फ़ोन बंद कर देते हैं। तो ये जो समय निकलता है तो इस समय में ना हम बॉडी मॉर्चरी में शिफ्ट कर सकते हैं ना हम कर सकते। फिर भी मैंने अभी गाइडलाइन दिया है, 2 तारीख को ही गाइडलाइन इशू की है कि अगर 30 मिनट के ऊपर ज़्यादा डिले हुआ है तो बॉडी मॉर्चरी में शिफ्ट कर दें। आप सोच सकते हैं कि कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है। ये सिर्फ बीमारी नहीं है, ये समाज को तोड़ देती है, लोगों को कितना पत्थर दिल बना देती है, कितना खौफ पैदा कर देती है। इतना खौफ कि लोग अपने ही परिजन की लाश को देखने तक नहीं जाते। इससे हॉस्पिटल की परेशानी तो बढ़ती है, लेकिन सवाल है अगर परिवार वाले मुंह फेर लें तो क्या लाश को हॉस्पिटल में पड़े रहने दिया जाए? क्या लाश को वार्ड में मरीजों के बीच पड़े रहना दिया जाए? यह मंजूर नहीं किया जा सकता। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने यह सवाल मुंबई की मेयर से पूछा। जवाब मिला, इसका तरीका खोजा जा रहा है। अब सरकार 1-2 दिन में कोरोना के पेशेंट्स की केयर और कोरोना पेशेंट्स की डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए नई गाइडलाइन जारी करेगी। इसमें प्रोविजन होगा कि अगर परिवार वाले तय वक्त में नहीं पहुंचे तो प्रशासन लाश का अंतिम संस्कार कर देगा। अभी किसी ने सोल्यूशन दिया है कि उनका कितना मिनट में रहना चाहिए, नहीं आए तो हम लोग डिस्पोज करें क्या। तो हर एक जाति का, एक धर्म का अलग अलग अंतिम संस्कार होते हैं। तो उसका भी अभी समिति गठन करके कुछ तो एक अच्छा सोल्यूशन अभी निकलना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली का क्वारंटाइन रहती है या आजू बाजू के फैमिली कोई आते नहीं है डर के मारे। तो मुझे लगता है अभी इसके ऊपर आया ही है ये प्रकाश ज्योत में, तो उसके ऊपर अच्छा सोल्यूशन अभी निकलना चाहिए। और मैंने खुद आके इधर सबके साथ बात की है। ये सही है कि इन लाशों को देखकर मन में बहुत तकलीफ होती है। हॉस्पिटल के हालात इतने ख़राब हैं, इसका अंदाज़ा लगता है, दुख भी होता है। लेकिन मुंबई में क्राइसिस इतना ज़्यादा है, संकट ही इतना बड़ा है, उससे लड़ना आसान नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि मुंबई में कोरोना से लड़ने की तैयारी पूरी तरह से की गई है। मैंने मुंबई में कई एक्सपर्ट से बात की, कई अफसरों से बात की, और उन्होंने बताया कि मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड का मेगा हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है और इसकी कैपेसिटी 5000 तक बढ़ाई जा सकती है। तैयारी कई लेवल पर की जा रही है। महालक्ष्मी रेस कोर्स, नेहरू साइंस सेंटर और नेहरू प्लेनेटोरियम जैसी मशहूर जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। अब तक मुंबई में आईसीयू के 200 बेड से, ये क्रिटिकली इल लोगों के लिए होते हैं, अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने आर्मी, नेवी और रेलवे से बात की, कहा कि जरूरत पड़ने पर वो मुंबई के कोरोना पेशेंट के लिए आईसीयू का इंतजाम करें।
और जिन अफसरों से मैंने बात की उन्होंने बताया कि तैयारियां इसलिए की जा रही हैं कि कुछ दिन पहले सेंटर की एक टीम ने कह दिया था कि मुंबई में मई के महीने में कोरोना के पेशेंट की संख्या 6,50,000 6.5 लाख तक पहुंच सकती है। बात तो डराने वाली थी। हालांकि मुंबई के डॉक्टर्स इससे एग्री नहीं करते, वो नहीं मानते कि संख्या इतनी बढ़ेगी। तो भी राज्य सरकार ने 9 टॉप डॉक्टर्स की एक टास्क फोर्स बना दी है। इस टास्क फोर्स का काम है मुंबई में कोरोना के पेशेंट के ट्रीटमेंट की निगरानी करना, लगातार नजर रखना और तय करना कि हालात कितने बिगड़ गए हैं। और यह बात सही है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सेज दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुंबई के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है, वो ये कि मुंबई में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे। जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या अपनी नर्सिंग होम चलाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उन्होंने आजकल मरीजों को देखना छोड़ दिया है, काम बंद है। नर्सिंग होम खुल नहीं रहे क्योंकि डॉक्टर्स को डर है कि अगर एक भी कोरोना का मरीज आ गया तो पूरा का पूरा स्टाफ क्वारंटीन किया जाएगा, हॉस्पिटल भी सील हो जाएगा। और दूसरा, डॉक्टर्स को खुद भी इन्फेक्शन का डर है। इसलिए मुंबई के ज्यादातर प्राइवेट डॉक्टर्स इस समय काम नहीं कर रहे, मरीजों को नहीं देख रहे। अब हालात को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने 25,000 प्राइवेट डॉक्टर्स को आदेश जारी किया है और कहा है कि वो कोरोना के पेशेंट्स को देखने के लिए एक्टिव हो जाएं। उद्धव ठाकरे ने प्राइवेट डॉक्टर से कहा कि अगर प्राइवेट डॉक्टर काम पर नहीं आएंगे, कोरोना के मरीजों को नहीं देखेंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सरकार के साथ आदेश जारी हुआ है, उसमें साफ साफ कहा गया कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त और 55 साल से उम्र की वाले जो डॉक्टर जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है, उनको छोड़कर सभी डॉक्टर्स को महीने में कम से कम 15 दिन कोरोना के पेशेंट्स को देखना होगा। डॉक्टर्स की तैनाती उस जगह करने की कोशिश की जाएगी जो उनके घर के पास हो या जिस जगह वो काम करना चाहते हैं, लेकिन काम तो सबको करना होगा और जो इस बुरे वक्त में साथ नहीं देगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है उस तरीके से जो हमारे आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं, जो और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, उसको भी जो है हम रेडी रखे हुए हैं ताकि अगर संख्या बढ़ी तो उसको भी यूज़ किया जाएगा। और अभी राज्य सरकार की तरफ से एक निर्देश भी निकला है कि जो डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर्स है, जो इस वक्त बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको आके यहाँ पे काम करना चाहिए, लोगों का साथ देना चाहिए। देश को उनकी ज़रूरत है, पेशेंट्स को उनकी ज़रूरत है, उनको आके यहाँ हाथ बटाना चाहिए, ऐसा हमने सर्कुलर निकाला है। और इसके होने के बाद भी अगर कोई नहीं आएगा तो डेफिनेटली उसके जो लाइसेंस के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। मुंबई के जो हालात हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वो वाकई में चिंता की बात है। अब महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 17,000 के करीब पहुंच गई है। एक ही दिन में 1250 मरीज सामने आए हैं। अकेले मुंबई में 11,000 केसेस हैं। एक दिन में नागपुर में 68 मरीज सामने आए, औरंगाबाद में 17 केस मिले। अब कोरोना का वायरस आर्थर रोड जेल में पहुंच गया है। 72 कैदी और जेल के 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और पुलिस के अफसर कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इसलिए ये तो मानना पड़ेगा कि हालत काफी खराब है और लगातार खराब होती जा रही है। राज्य सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है, केंद्र सरकार की पूरी मदद है, लेकिन ये कोरोना का वायरस है ही ऐसा। सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर को जी जान लगानी पड़ रही है और जरूरत यह है कि सबको मिलकर काम करना पड़े पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ, तभी इस मुसीबत से जीत पाएंगे। इसलिए प्राइवेट डॉक्टर्स को भी ऐसे वक्त में फर्ज निभाना चाहिए, कोरोना के मरीजों का इलाज करना चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा है और खासतौर से मुंबई में, इसलिए प्राइवेट डॉक्टर्स डर रहे हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन फिर मन में यह सवाल आया कि क्या दूसरे राज्यों में भी यही हाल है? क्या पूरे मुल्क में प्राइवेट डॉक्टर्स घर बैठे हैं? मैंने रिपोर्टर से कहा अलग अलग राज्यों में वो चेक करें, बताएं क्या अलग अलग राज्यों में प्राइवेट डॉक्टर्स अपने क्लिनिक खोल रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। जवाब में जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। बिहार हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह एक जैसा हाल है। बिहार में तो बिल्कुल अजीब हालत दिखी।
आपको यकीन नहीं होगा, प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ साथ सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर भी गायब हो गए हैं। सरकारी डॉक्टर्स को सरकार की तरफ से खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, कहां चले गए। मैं पहले आपको प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का हाल बताता हूं। बिहार में फिलहाल कोरोना के 547 केसेस हैं, लेकिन अब दूसरे राज्यों से मजदूर बिहार लौट रहे हैं। 35,000 से ज्यादा मजदूर अभी लौटे हैं, इसलिए कोरोना का खतरा बढ़ गया है। स्क्रीनिंग की जरूरत है, टेस्ट की जरूरत है, केयर की जरूरत है, लेकिन बिहार में सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स का ही भरोसा है, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर काम नहीं कर रहे। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र का कहना है कि सरकार ने 20 अप्रैल को यह आदेश जारी करके प्राइवेट डॉक्टर्स को नर्सिंग होम और क्लिनिक खोलने को कहा था, क्योंकि बिहार के ज्यादातर प्राइवेट डॉक्टर्स ने 22 मार्च से काम करना बंद कर दिया था। नीतीश ने बताया कि बिहार में सरकारी हॉस्पिटल्स में 22,000 बेड है, जबकि राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटल में 48,000 बेड है। चूंकि ज्यादातर हॉस्पिटल बंद हैं, इसलिए सारा बोझ सरकारी हॉस्पिटल पर है। मैंने बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार का एक ट्वीट देखा। उन्होंने लिखा कि कोरोना तो छोड़िए, बिहार के 90% प्राइवेट डॉक्टर्स नॉर्मल पेशेंट्स को भी नहीं देख रहे। बिहार में 90% प्राइवेट ओपीडी बंद है। इस तरह के हालात में प्राइवेट डॉक्टर्स का रवैया थोड़ा सोचने को मजबूर करता है, किस पर भरोसा करें। हालांकि 4 मई के बाद कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर हॉस्पिटल बंद हैं। पटना की बहुत जानी मानी डॉक्टर हैं डॉक्टर सारिका राय। ये उन गिने चुने डॉक्टर्स में से हैं जो अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं, और उन्होंने माना कि अधिकांश ने बंद किया हुआ है और इसकी वजह से आम लोगों को तकलीफ हो रही है। हम लोग को 2 ही ऑप्शन है, रादर 3 ऑप्शन है। चाहे तो हम बिल्कुल बंद हो जाएं, मोबाइल बंद कर दें, क्लिनिक बंद कर दें और हम गायब हो जाए दुनिया से, तो हमको ना किसी का बदुआ मिलेगा, ना कोई हमसे एक्सपेक्टेशन रखेगा और ना ही हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए इन लोगों को, इन डॉक्टरों को डेफिनेटली तकलीफ़ें कम होंगी। दूसरे डॉक्टर हैं जो एकदम निडर होकर वो बोलते हैं कि भैया हम मरे या जिए, हम इस समाज के लिए हैं और हमको इस समाज में सेवा करना है, अपना मैक्सिमम प्रिकॉशन लेके हम करेंगे। जो बीच के डॉक्टर हैं, जैसे कि हम अपने आप को उस बीच में डालेंगे, क्योंकि मेरे घर में बुज़ुर्ग लोग भी हैं और 5 साल से छोटे बच्चे भी हैं, तो हमको सिर्फ अपनी जान नहीं, हमको अपने साथ बहुत लोगों की जान का भी देखभाल करते हुए घर में जाना होता है। हम ये डिसाइड किए थे कि हम उन्हीं महिलाओं का इलाज करेंगे जो एक्चुअली इन नीड है। डॉक्टर सारिका राय की बात ठीक हो सकती है, लेकिन जब इमरजेंसी होती है, जब संकट होता है, तो फिर रिस्पांस अलग तरह से होना चाहिए। अगर डॉक्टर भी डर कर घर बैठ जाएंगे तो फिर मरीजों को कौन बचाएगा, कौन इलाज करेगा। नीतीश चंद्र ने यह सवाल आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनील कुमार से पूछा। डॉक्टर सुनील ने कहा कि कोरोना के डर से नॉर्मल बीमारियों वाले मरीज घर से नहीं निकलते, इसलिए कुछ मरीजों के चक्कर में कोरोना का खतरा तो बोल नहीं लिया जा सकता। अगर प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल खुल भी जाएं तो स्टाफ के आने जाने का इंतजाम कौन करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है। अगर किसी स्टाफ या डॉक्टर को कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसलिए डॉक्टर घर पर बैठे। हेल्थ केयर वर्कर की कमी, मरीजों को आने में दिक्कत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होना, इसके साथ अगर हम देखेंगे तो मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। वो एक कारण ये भी है कि मरीज को कोरोना इन्फेक्शन से डर होकर के वो लगता है कि कोरोना इन्फेक्शन ना हो जाए बाहर जाने पर, तो इमरजेंसी होने पर ही निकल रहे हैं, रूटीन मरीजें नहीं हो रही हैं। और अगर आप देखें उस तरह से तो जैसे पोल्यूशन लेवल काफ़ी गिरा है, तो एलर्जिक के केसेस, श्वास के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के केसेस, एलर्जिक केसेस, ये सब काफ़ी कम हो गए। चिकित्सकों के तो खोलने के पहले लगता है कि मरीज भी कम हैं, और जो अगर हम रिस्क लेते हैं तो थोड़ा सा भी अगर एक कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट आता है तो बिना कोई गाइडलाइन के, प्रॉपर गाइडलाइन के, नर्सिंग होम और अस्पताल को सील कर दिया जाता है। तो सील करने के बाद वो क्या खुलेंगे, स्पष्ट गाइडलाइन क्या है। तो अगर ऐसे सील करने में प्राइवेट डॉक्टरों का तो संस्थान सील होता है, लेकिन सरकारी सील नहीं होता है। तो ये भेदभाव का अनुभव प्राइवेट चिकित्सक इससे डर जाते हैं कि अगर हम खोले भी, हमारा अस्पताल सील हो जाएगा तो क्या होगा। तो हमें लगता है कि सरकार को इसके सील करने की एक स्पष्ट गाइडलाइन हो। बिहार में तो लगता है कि सारी चिंताएं डॉक्टर्स को हैं,
अपनी चिंता है, अपने धंधे की चिंता है, अपने घर की चिंता है, अपने खर्चे की चिंता है, लेकिन फर्ज का ख्याल नहीं है। अच्छे हालात में तो सब काम कर लेते हैं, पैसा सब कमा लेते हैं, लेकिन अगर ये बुरे वक्त में फर्ज नहीं निभाया तो फिर डॉक्टर किस बात की। प्राइवेट डॉक्टर्स की बात समझनी चाहिए, लेकिन बिहार के लिए मुसीबत सिर्फ प्राइवेट डॉक्टर्स की नहीं है। बहुत सारे सरकारी डॉक्टर लापता हैं। आपकी बात अजीब लगेगी, लेकिन ये सरकार ने जांच करवाई तो पता चला कि 37 जिलों के सरकारी हॉस्पिटल्स में से कुल 362 डॉक्टर्स काम पर नहीं आ रहे। है ना अजीब बात। कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों में डॉक्टर्स की संख्या और उपस्थिति की जांच करवाई। तब पता चला 362 डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी पर नहीं आ रहे। सरकार ने डॉक्टर्स को नोटिस जारी किया, लीगल एक्शन लेने की चेतावनी दी, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स ने जवाब तक नहीं दिया। क्योंकि बिहार में दूसरे राज्यों से मरीज बड़ी संख्या में लौट रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए, बिहार लोगों की देखभाल के लिए ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है। लोगों के आने से कोरोना का खतरा बढ़ गया है, इसलिए डॉक्टर्स की टीम की तैनाती की जानी है। ऐसे वक्त में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी डॉक्टर गायब हो जाएं, जवाब न दें, ये चिंता की बात है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र जो इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, वो बता रहे थे कि एक और बड़ी मुसीबत है कि ज्यादातर डॉक्टर उन्हीं जिलों में ड्यूटी से गायब हैं जहां कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है। और जो जिले रेड जोन में है, नालंदा में कोरोना के अब तक 36 केस मिले हैं, यहाँ 31 डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे। पटना में अब तक 45 केस मिले हैं, यहाँ 25 डॉक्टर गैर हाजिर हैं। रोहतास जिले में कोरोना के 52 मामले सामने आए हैं, यहाँ 24 डॉक्टर कोरोना के डर से गायब हैं। सबसे ज्यादा 102 केसेस मुंगेर में है, यहां भी 18 सरकारी डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं आ रहे। भोजपुर में 18 केसेस मिले हैं और वहां 18 डॉक्टर गायब हैं। बिहार के 362 डॉक्टर अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए। ऐसे डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि मैं गरीबों की सेवा नहीं करूंगा, मरीजों की सेवा नहीं करूंगा, अगर कोई पैरामेडिक ये कहे कि मैं संक्रमित हो जाऊंगा और उसमें सेवा नहीं करूंगा, ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर कल सैनिक यह कहने लग जाए कि मैं सीमा पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं कश्मीर में नहीं जाऊंगा, मैं चीन से युद्ध में भाग नहीं लूंगा, तो जिस प्रकार से कोई सैनिक सीमा पर जाने से और लड़ने से इनकार नहीं कर सकता है, वैसे हमारे डॉक्टर जो हैं वो इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो संक्रमण का मुकाबला करने के लिए और अपनी सेवा नहीं देंगे, मदद नहीं करेंगे। पूरे देश में सरकारी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वो मरीजों के सबसे करीब होते हैं, सबसे ज्यादा खतरा उठाते हैं, इसीलिए पूरा देश उनको बार बार सलाम करता है। लेकिन बिहार में डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं करेंगे, कोरोना से डरकर छुप जाएंगे, तो फिर मरीजों को कौन बचाएगा। अब सुशील मोदी कह रहे थे इनके खिलाफ एक्शन होगा। जहां तक प्राइवेट डॉक्टर का सवाल है, तो मुझे बिहार के हेल्थ सेक्रेटरी की बात बार बार याद आती है। जब इंश्योरेंस कार्ड लेकर मरीज आते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं डरते। जब हालत नॉर्मल थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स सरकारी हॉस्पिटल्स का मजाक उड़ाते थे, कहते थे वहां क्या हाल है। अब क्या हुआ, कौन सेवा कर रहा है, जनता सब देख रही है। बिहार सरकार ने प्राइवेट डॉक्टर्स को नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स खोलने का आदेश दिया है। अगर डॉक्टर्स अब भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे नहीं आते, तो फिर सरकार को कानून का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। क्योंकि जो डॉक्टर्स मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, उन्हें यह पता लगना चाहिए कि अब देश भी उनके साथ खड़ा नहीं होगा। और गुजरात सरकार ने ऐसा किया है। गुजरात सरकार ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग करने का ऑर्डर दे दिया है। खासतौर पर अहमदाबाद नगर निगम में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स को खोलने का आदेश दिया है। प्राइवेट डॉक्टर्स को मरीजों को देखने का आदेश दिया है। अपील नहीं की गई, आदेश दिया गया है। निवेदन नहीं किया गया, ऑर्डर किया गया है। और इस वार्निंग के साथ कि अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ, प्राइवेट डॉक्टर न भविष्य में मरीजों को देख पाएंगे और न फ्यूचर में प्राइवेट हॉस्पिटल चला पाएंगे, क्योंकि उनके लाइसेंस
कैंसिल किए जाएंगे। गुजरात सरकार को भी कड़ा रुख क्यों अपनाना पड़ा? ये इसलिए कि 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से अहमदाबाद के ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और क्लिनिक बंद हैं। अब सारे क्लिनिक खुल जाएंगे और इसके साथ साथ अहमदाबाद प्रशासन ने कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए 9 बड़े हॉस्पिटल में 1000 बेड्स का इंतजाम किया है। अहमदाबाद नगर निगम के हर जोन में कम से कम 50 एसी कमरों वाले 3 स्टार और उससे नीचे की कैटेगरी के होटल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इनका इस्तेमाल 500 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए किया जाएगा। अहमदाबाद के सभी 48 वार्ड्स के लिए कोविड कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। कोरोना वायरस से अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले शहरों में एक है। यहां खतरा बहुत है। कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अहमदाबाद में अब तक कोरोना के कुल 4672 केसेस सामने आए हैं और कुल 293 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। क्योंकि ज्यादा टेस्टिंग होगी, ज्यादा स्क्रीनिंग हुई, सस्पेक्ट की संख्या भी ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा हॉस्पिटल, ज्यादा आइसोलेशन वार्ड्स की जरूरत होगी, डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत होगी। इसीलिए गुजरात सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल को खोलने और प्राइवेट डॉक्टर्स को मरीजों को देखने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा मरीज हैं, इसलिए गुजरात सरकार ने कई कदम उठाए, सख्त कदम उठाए। अच्छा किया। उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स घरों पर बैठे, लेकिन उनका तर्क अलग है। यूपी में प्राइवेट डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने नियम इतने कड़े बना दिए हैं, इतने सख्त हैं कि हॉस्पिटल खोलने का मतलब है मुसीबत मोल लेना। अब डॉक्टर्स ने कहा तो हमने सरकार से पूछा, यूपी की सरकार से। तो सरकार में जो बड़े अफसर हैं उन्होंने बताया कि ये सही है कि नियम कड़े किए गए, लेकिन ऐसा करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मजबूर किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, वो थोड़ी सख्त तो हैं, लेकिन कोरोना जैसा वायरस फैला हो तो छूट नहीं दी जा सकती। यूपी के प्राइवेट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि हॉस्पिटल को सील करना, स्टाफ को क्वारंटीन करने से उन्हें दिक्कत नहीं है। दिक्कत डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर से है। एफआईआर की वजह से प्राइवेट डॉक्टर्स डर गए हैं, वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते। आज यूपी नर्सिंग होम एसोसिएशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सरकार से मांग की कि डॉक्टर्स के खिलाफ इस तरह के एक्शन को रोका जाए। रायबरेली, झांसी, अयोध्या, इन सारे इलाकों में जिन डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें रद्द किया जाए। अगर ऐसा एक्शन होगा तो डॉक्टर्स काम कैसे करेंगे? सरकार ने जैसा बताया था कि आप लोगों को जो है इमरजेंसी देखनी है, तो सारे के सारे प्राइवेट अस्पताल सरकार के नियम कानून का बिल्कुल पालन करते हुए, जो उनका इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल है और जो मरीज देखने का प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से जो है पेशेंट हम लोग जो है देख रहे हैं। कुछ जगह हमको ऐसा लगता है कि डॉक्टरों के मन में बहुत भय व्याप्त हो गया है। जैसे हम आपको बताएं झांसी का, रायबरेली का और अयोध्या का उदाहरण बताएं, तो वहाँ पे डॉक्टरों के ऊपर एफआईआर की गई है। मतलब मरीज आया, बाद में उसको जो है इन्फेक्शन निकला और उसको सरकारी सिस्टम में भेजा गया, लेकिन विभिन्न कारणों से डॉक्टरों के ऊपर एफआईआर की गई है, अस्पताल को सील किया गया है। तो जब ऐसी घटनाएं जो है प्रशासन द्वारा की जाती हैं, तो उसकी वजह से डॉक्टरों के मन में भय व्याप्त होता है और हर कोई डरता है, क्योंकि ये बहुत वैसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, किसी को ना इलाज पता है और सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी ये इन्फेक्शन लग सकता है। लेकिन यूपी सरकार का कहना है कि इस तरह के सख्त एक्शन और सख्त गाइडलाइंस के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ने मजबूर किया। शुरू में तो ऐसी गाइडलाइंस नहीं थी, इतनी सख्ती नहीं थी, लेकिन कई जगह प्राइवेट हॉस्पिटल बिना बताए कोरोना के मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज कर रहे थे, बिना पूरी जांच के मरीजों को डिस्चार्ज कर रहे थे। इस चक्कर में कोरोना स्प्रेड हुआ। आगरा में यह हुआ। आगरा में 3 प्राइवेट हॉस्पिटल में चोरी छुपे कोरोना मरीजों का इलाज करने की कोशिश की गई। इस चक्कर में बहुत से लोगों को वायरस का इन्फेक्शन हुआ। इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के इलाज पर पाबंदी लगानी पड़ी। यूपी के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि अब सरकार ने पूरे प्रदेश में 660 प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ को ट्रेनिंग दी है। यूपी में करीब 5000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है। इनमें से 660 प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स को पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरी तैयारी के साथ कोरोना के इलाज की परमिशन दी गई है। 660 निजी हॉस्पिटल को हम लोग ने अभी अलाउ किया पूरे प्रदेश में।
अलग अलग जनपद 660 हर जनपद में, बड़े जनपद में 15, 16, 17 इस तरह से, छोटे जनपद में 4-5 है। इनको हमने ट्रेनिंग दे दिया है और इन्हीं को हमने कहा है कि अब आगे अपना शुरू करिए। बाकी को जैसे जैसे ये सिस्टम थोड़ा सा और ठीक ठाक होने लगेगा तो बाकी को भी हम लोग ऐड करके उनको भी अलाउ कर देंगे। उसके बाद जो भी सुविधा है, मल्टी स्पेशलिटी हो या सिंगल टाइप का हो या खाली गायनिकोलॉजिस्ट हो या ऑर्थोपेडिक हो या जनरल सर्जरी, ये सब अलग अलग टाइप के हैं। और 660 को हम लोग ने अपने ट्रेनिंग देके, उनके डॉक्टर्स, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देके हमने कह दिया कि आप स्टार्ट करिए। हॉस्पिटल में पूरा सैनिटाइज है, अच्छी तरह से आप प्रोटोकॉल मेंटेन करके आप बिल्कुल करिए इसको। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस को देखा है, ये लगा कि गाइडलाइंस तो ठीक है, बड़ी सावधानी की ज़रूरत भी है, कोरोना का वायरस है ही ऐसा। नए प्रोटोकॉल के तहत बिना ट्रेनिंग के कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना के मरीज का इलाज नहीं करेगा। सरकार की परमिशन मिलने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल को अस्पताल के बाहर एक कर्मचारी की ड्यूटी लगानी होगी जो पहले मरीज का डिटेल लेगा। मरीज बिना ट्रिपल लेयर के मास्क के हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाएगा। उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा या मरीज के हाथ 20 सेकंड तक धुलवाए जाएंगे। हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के सभी स्टाफ, डॉक्टर्स N95 मास्क का इस्तेमाल करेंगे। जरूरत पड़ने पर PPE किट का इस्तेमाल करेंगे। हॉस्पिटल में जगह जगह ग्लास, प्लास्टिक शीट या हार्ड ट्रांसपेरेंट शीट्स लगानी होगी जिससे मरीजों का कर्मचारियों से सीधा संपर्क न हो, डायरेक्ट कांटेक्ट ना आए। अगर कोई कोरोना का मरीज हॉस्पिटल में आता है तो इसकी जानकारी सरकार को दी जाए और मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले भी रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी। इन गाइडलाइंस में कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ ने इस संकट के वक्त में जिस तरह का काम किया है उससे दूसरे राज्यों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इस वक्त यूपी में 19 मेडिकल कॉलेज कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। 6 मेडिकल कॉलेजेस को कोरोना के इलाज के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। यूपी में इस वक्त कोरोना के मरीजों के लिए 48,700 बेड तैयार हैं। 1 लाख और बेड तैयार करने का प्रोसेस जारी है। अगर जरूरत पड़ी तो जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को कोरोना के इलाज के प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सावधानी बरती, कोई बुराई नहीं है। सख्ती की, कोई बुराई नहीं है, जरूरी है। लेकिन अगर वक्त पर कोरोना के मरीज को इलाज न मिले, अगर डॉक्टर और हॉस्पिटल उस पर परवाह न करें, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो भी हॉस्पिटल एडमिट न करें, इनकार कर दें, तो ये वायरस किस तरह देखते देखते एक हट्टे खट्टे इंसान की जान ले सकता है, ये कल दिल्ली में हमने देखा था जब दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित राणा की मौत की खबर हमने देखी। आज अमित राणा की मौत को लेकर जो डिटेल्स आई वो डराने वाली है। 31 साल के अमित पूरी तरह फिट थे, उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं थी, न हार्ट डिजीज की हिस्ट्री थी, न किसी तरह की सांस लेने की रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी। फिर भी कोरोना की वजह से महज 18 घंटे में उनकी मौत हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना कितना खतरनाक, कितना जानलेवा है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो हेल्दी हैं, यंग हैं, उन्हें भी अमित राणा की मौत के बारे में पता चलेगा तो एहसास होगा कि वायरस कितनी तेजी से मार करता है, किसी को अपना शिकार बना सकता है। और इस मामले में हॉस्पिटल की भी लापरवाही है। तबीयत खराब होने के बाद अमित राणा 2 हॉस्पिटल में गए, कहीं भी उनका ठीक से इलाज नहीं हुआ। मैं आपको अमित राणा के आखिरी 18 घंटों के बारे में बताऊंगा तो आप भी डर जाएंगे। साथ ही हॉस्पिटल की लापरवाही भी साफ साफ दिखेगी। 31 साल के अमित राणा सोमवार शाम को ड्यूटी करके वापस रूम में आए। हल्का बुखार था, अमित ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, बुखार की दवा लेकर सो गए। रात करीब 2 बजे जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उन्होंने अपने रूम पार्टनर को बताया। अमित को गर्म पानी और चाय दी, तबीयत नहीं सुधरी। मंगलवार सुबह उन्हें बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां अमित को एडमिट नहीं किया गया। फिर अमित के साथ ही उन्हें लेकर दीपचंद बंधु हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी, साथ ही उन्हें कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी और इसके बाद अशोक विहार कोरोना टेस्ट सेंटर में अमित का टेस्ट हुआ और उन्हें होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया। लेकिन मंगलवार शाम को तबीयत फिर बिगड़ी और इस बार उन्हें RML हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अमित की सांसें थम गई।
सोमवार रात को अमित की तबीयत बिगड़ी और मंगलवार रात को उनकी मौत हो गई। अमित की टेस्ट रिपोर्ट उनकी मौत के बाद आई, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यानी महज 18 घंटे में 31 साल के एक जवान पुलिस कांस्टेबल की मौत कोरोना की वजह से हुई। 5 तारीख को उनको थोड़ी तबीयत खराब हुई, जिसमें पहले उन्हें BSA हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर उसके बाद दीपचंद मंदिर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उन्हें एग्जामिन किया, दवाई दी और उसके बाद उन्हें अशोक विहार स्थित गवर्नमेंट टेस्टिंग फैसिलिटी में उनका कोविड-19 का सैंपल लिया गया। इसके बाद रात में अचानक उनकी कुछ तबीयत खराब हुई और जैसे ही बताया गया ऑफिसर्स को कि ही इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल, तो उन्हें तुरंत RML हॉस्पिटल के लिए बुक किया। ये दुख की बात है कि RML हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनका देहांत हो गया और RML हॉस्पिटल में वो बर्थडे डिक्लेयर कर दिए गए। कोरोना से जंग में दिल्ली पुलिस ने बेहतरीन काम किया है और अमित राणा ये शहीद हैं। अगर उनका इलाज ठीक से हो पाता, वक्त पर डॉक्टर ध्यान दे देते तो अच्छा होता। इसी तरह की बुरी खबर आज BSF से आई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2 जवानों की आज कोरोना की वजह से मौत हुई और डराने वाली बात यह कि इस फोर्स में कोरोना पेशेंट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज BSF में कोरोना के 41 नए केसेस सामने आए और इसके साथ ही अब तक BSF के 193 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। CISF और CRPF में भी एक जवान की कोरोना से मौत हो चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोरोना की एंट्री ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार की फिक्र इन पुलिसकर्मियों के लिए है और सरकार की प्रॉब्लम बढ़ा दी है उन मजदूरों ने जो अब एक एक करके अपने घर पहुंच रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली समस्या है उन मजदूरों की जो रेल और बस अवेलेबल होने के बावजूद पैदल अपने घरों की तरफ निकल गए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ी दर्दनाक तस्वीर हमने बार बार देखी है। मजदूरों के माइग्रेशन की, मजदूरों की दिक्कतों की, सड़क पर चलती हुई महिलाओं की जिनके एक हाथ में बच्चा है और सिर पर बोझ है, उन मजदूरों के ग्रुप्स की जो पैदल ही अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ निकल पड़े हजारों किलोमीटर दूर। इसका कई बार मैंने जिक्र किया है। अब राज्य सरकारों ने प्रेशर डाला तो केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाई हैं। आज ही 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेन अलग अलग शहरों के लिए रवाना हुई। कुल 189 ट्रेन अब तक चल चुकी हैं। 2 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके होम स्टेट पहुंचा दिया गया है। रेलवे का कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रेलवे 10,000 ट्रेन चलाने की ताकत रखती है। लेकिन इसके बाद भी मजदूर अपने आप सड़कों पर जाएं, इसको नहीं रोका गया। महाराष्ट्र में फंसे दूसरे राज्यों के कई मजदूर न कोरोना से डरते हैं, न इस बात से डरते हैं कि उनका घर इतना दूर है, वो पैदल घर की तरफ निकल पड़े। जब तक ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी मजदूरों के लिए, तब तो की बात समझ में आती थी। लेकिन अब भी मजदूर अकेले पूरे परिवार के साथ चिलचिलाती धूप में तपती सड़क पर 1000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर करने निकल पड़े। इनके साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं। मुंबई से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। पूछने पर कहते हैं कि मजबूरी है, सरकार बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के जाने की परमिशन नहीं देगी। सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसा चाहिए और पैसा तो बच्चे के दूध के लिए भी नहीं है, इसलिए पैदल ही निकल पड़े। हमारा बच्चा 1 साल का होने वाला है, लेकिन इसमें इसके दूध की तकलीफ के लिए हम जा रहे हैं गांव। इसके लिए इसको पैसा नहीं है हमारे पास। तो अभी रास्ते में इसके लिए कहाँ से आप क्या इंतजाम कर पाएंगे? क्या दूध उसके लिए, पानी कहाँ से होगा? आप ये सब सोचे हैं? अभी कुछ बिस्किट उस्किट खिलाते निकल जाएंगे और क्या करेंगे। हम लोग को रूम में खाने, ये लोग तो तब भी पैदल जाते जाते बचकर निकल गए। लेकिन बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिन्हें मुंबई पुलिस ने रास्ते से ही वापस कर दिया। मुंबई में इंडिया टीवी के संवाददाता दिनेश मौर्य ने ऐसे कुछ मजदूरों से बात की। मजदूरों का नंबर देखेंगे तो आश्चर्य होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई पदयात्रा निकाली जा रही हो, कोई जुलूस निकल रहा हो।
सैकड़ों मजदूर मुंबई से उत्तर प्रदेश अपने घर के लिए निकल पड़े थे। पुलिस ने रास्ते में से लौटा दिया। इन लोगों का कहना है कि मुंबई में कुछ काम नहीं है, ना खाना मिल रहा है, पैसे ख़त्म हो गए। फिर भी वो सरकार से कुछ मदद नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि उन्हें घर जाने दिया जाए। मुंबई में रहने वाले हजारों प्रवासी मजदूर अपने गांव जाना चाहते थे। वो मुंबई से तो निकले, लेकिन मुंबई से बाहर जो भाईंदर की सीमा आती है घोड़बंदर पर, वहां इन मजदूरों को रोक दिया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में मजदूर अपने घरों से निकले थे और पैदल चलते हुए जा रहे थे। लेकिन चूंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास लगता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना इजाजत के कोई जा नहीं सकता, इसीलिए इन मजदूरों को दोबारा पुलिस ने भेज दिया। अब ये जो मजदूर है वो फिर एक बार मुंबई में जिस जगह पर वो रहते हैं वहां पर जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है। आप इन मजदूरों की संख्या देखे, इस मजदूरों की संख्या देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में। मैं महाराष्ट्र में फंसे इन मजदूर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उनके लिए ट्रेन चलाई जा रही है, वो किसी तरह के अफवाहों के चक्कर में न पड़े। अगर वो घर वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सरकार को किसी तरह का सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत वाला ऑर्डर देखा है, उसकी कॉपी मेरे पास में है। यह आदेश आज ही जारी हुआ है। इसमें सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया कि सरकार ने घर वापस जाने वाले मजदूरों से कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा। जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उन्हें बस फॉर्म भरकर रजिस्टर कराना है, जिससे सरकार उनकी स्क्रीनिंग का, उनके वापस जाने का इंतज़ाम कर सके। और जब वो घर जाएंगे तो एक बार उस वक्त उनकी स्क्रीनिंग होगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस स्क्रीनिंग का, इस टेस्ट का कोई पैसा मजदूरों को नहीं देना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र सरकार की अनाउंसमेंट है। इसलिए जो मजदूर मेरी बात सुन रहे हैं वो खुद समझ लें, अपने साथियों को समझाएं। जो मजदूर बात नहीं सुन रहे, जो एनजीओज उनके संपर्क में, वो उनको बात बताएं, समझाएं कि सरकार ने किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। अगर कोई इस तरह के सर्टिफिकेट की बात करता है तो उसके एवज में पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत करें। हालांकि मजदूर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं फंसे हैं, दिल्ली से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से, कई शहरों से सड़क पर पैदल चलने वाले मजदूरों की तस्वीरें आई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली से झांसी जा रहे मजदूर हैं। दिल्ली से झांसी की दूरी करीब 500 किलोमीटर है, लेकिन इन मजदूरों को यकीन है वो पैदल अपने घर पहुंच जाएंगे। इन्हें मई की चिलचिलाती धूप की परवाह नहीं है। कहना है कि यहाँ काम नहीं है, जिस जगह वो रहते थे मालिक ने निकाल दिया, ऐसे में यहाँ रहकर क्या करेंगे। जो लोग अब भी सड़कों पर पैदल जा रहे हैं उनको लेकर मन में एक सवाल बार बार आता है, अब तो ट्रेन चल रही है, कई जगह मजदूरों को बसों से भेजा गया है, तो भी ये लोग पैदल क्यों जा रहे हैं। कई जगह मैंने रिपोर्टर से कहा कि इन लोगों से बात करें, समझें। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं है कि ट्रेन चल रही है। कुछ ने कहा कि उन्हें पता नहीं है ट्रेन चल रही है, कहां से चलेगी। जब रिपोर्टर ने समझाने की कोशिश की कि आप लोग पता तो करिए किसी रेलवे स्टेशन पर, तो उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन चेक किया तो ट्रेन कैंसिल दिखाई। असल में मजदूरों को ये समझाने की ज़रूरत है, ये ट्रेन सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चल रही है, लेबरर्स के लिए चल रही है। ये कोई रेगुलर ट्रेन नहीं है, इसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी। बहुत सारे लोग इन पैदल जाने वाले लोगों को रास्ते में खाना खिला रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक ये लोग समझ नहीं पाते, ट्रेन या बस तक पहुंच नहीं पाते, तब तक इनकी मदद तो करनी चाहिए। रास्ते में इनके लिए खाने और पानी का इंतजाम हो, कुछ देर आराम करने की जगह मिल जाए, तो शायद इनका विश्वास बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। और जब इन लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी नाराजगी उन कंपनियों के एम्प्लॉयर से है जहां पर वो काम करते थे। बहुत नाराज है उनसे। मजदूरों को लगता है कि उन्होंने जिंदगी भर खून पसीना करके फैक्ट्रियों को खड़ा किया, काम किया, और अब जब वो मुसीबत में है तो उनके साथ धोखा हो गया। वो लॉकडाउन में रहे, कोई पूछने नहीं आया। जिस कंपनी में काम किया उसके मालिक ने, मैनेजर ने फोन तक नहीं उठाया। मजदूरों का गुस्सा तो जायज़ है, लेकिन इस समय उन्हें मदद करने की, उन्हें समझाने की ज़रूरत है। वो रास्ता दिखाने की ज़रूरत है जहाँ से वो अपने गांव, अपने कस्बे में आसानी से पहुँच जाएं। रेल के ज़रिए जाएं, बस के ज़रिए जाएं, लेकिन सेफ्टी से जाएं। हर रोज़ हम कोरोना के पेशेंट की तस्वीरें देखते हैं, दिल को दुखाती हैं।
लेकिन आज विशाखापट्टनम से नौजवान लड़कों की, लड़कियों की, महिलाओं की ऐसी तस्वीरें हैं जिस पर वो सड़क पर बेहोश होकर गिर रहे हैं। दिल दहल गया। ये तस्वीरें एक इंडस्ट्रियल प्लांट से लीक हुई जहरीली गैस का नतीजा थी। ये गैस आसपास के इलाके में फैल गई और लोग मरने लगे, तड़पने लगे। अब से थोड़ी देर पहले तक का अपडेट यह है कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, जबकि 1000 से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हुए। हालांकि सुबह जो तस्वीर आई थी उन्हें देखकर लगता था न जाने क्या होगा, कितने लोग मरेंगे। लेकिन विजयवाड़ा से लेकर दिल्ली तक सरकार ने तेजी से रिएक्ट किया। स्टेट और सेंटर ने मिलकर एक पूरा एक्शन प्लान बनाया और हालात को संभाल लिया। हादसा आज सुबह 3 से 4 के बीच हुआ। एलजी पॉलीमर्स नाम की इस कंपनी के केमिकल टैंक में रिसाव हुआ, लीक हुआ। जहरीली गैस आसपास के इलाके में फैल गई और लोग बेहोश होकर गिरने लगे। विशाखापट्टनम में उस हादसे की तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि इनको देखकर दिल दहल जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, आपको हालात की गंभीरता का अंदाजा होगा। जहरीली गैस के असर से बचने के लिए महिला इस इलाके से दूर जाना चाहती थी, अपनी स्कूटी लेकर जा रही थी, लेकिन गैस का असर हुआ कि स्कूटी चला नहीं सकी, सड़क किनारे खड़ी हो गई और कुछ ही सेकंड में महिला वहीं पर चक्कर खाकर गिर गई। सैकड़ों लोगों का हाल यही हुआ। सड़क पर लोग बेसुध पड़े थे। ये तस्वीर देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। छोटी छोटी लड़कियां जहरीली गैस से बचने के लिए भाग रही थी। परिवार भी साथ था, लेकिन फैमिली के बड़े लोग गैस के असर से बेहोश होकर गिर गए कि बच्चियां डर गई, सड़क किनारे बैठकर रो गई। प्लांट से लीक हुई गैस करीब 4 किलोमीटर इलाके में फैली। इसके बावजूद कैजुअलिटी उतनी नहीं हुई जितना डर था। विशाखापट्टनम में इस गैस की लीक से कैसे जंग लड़ी गई, कैसे लोगों को बचाया गया, इसकी रिपोर्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नरेंद्र मोदी ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, कई सीनियर मिनिस्टर थे, अफसर थे। चर्चा की। सबसे पहले तो एनडीआरएफ और एनडीएमए की रेस्क्यू टीम्स को तुरंत मौके पर भेजने का आदेश हुआ। अब लगा कि इन टीमों को पहुंचने में देर हो सकती है, इसलिए हैदराबाद के आसपास मौजूद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की टीम्स को तुरंत वहां भेजने का आदेश हुआ। मीटिंग के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ने एनडीएमए और एनडीआरएफ के अफसरों से बात की। मोदी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा को इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी दे दी और फिर एनडीआरएफ की यानी सीबीआरएन यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर यूनिट को विशाखापट्टनम भेजा। तब तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए की टीम मौके पर पहुंच गई थी। थोड़ी देर में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नेवी और कोस्ट गार्ड की सारी टीमें रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। कुछ ही घंटों में 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 1000 से ज्यादा लोगों पर जहरीली गैस का असर हुआ था, उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। एक्सपर्ट ने प्रशासन को बताया कि यह गैस 5 किलोमीटर के दायरे में फैल सकती है, इसलिए प्लांट के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 9 गांवों को पूरी तरह खाली करवा लिया गया। अब क्योंकि यह पता नहीं था कि इस गैस का असर कितने वक्त तक रहेगा, कहां तक फैलेगा, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने नागपुर से नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम को भेजने का निर्देश दिया, जो गैस लीकेज के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट को स्टडी करे ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो सके और इसकी जो असर है उससे बचाया जा सके। असल में कहना पड़ेगा कि जब कोई संकट होता है, क्राइसिस होता है, कैसे हैंडल करना है, किसे जिम्मेदारी देनी है, कैसे एक्ट करना है, नरेंद्र मोदी इसमें माहिर है। मैंने कई मौकों पर उनकी इस क्षमता को देखा है। गुजरात में जब भूकंप आया था, वो चीफ मिनिस्टर थे, तबाही हुई थी, उससे मोदी ने बहुत कुछ सीखा था। और फिर जब प्रधानमंत्री बने तब से मैं देख रहा हूं कि नेपाल से जब बाढ़ आई, बिहार में जब बाढ़ आई, जम्मू कश्मीर में सैलाब आया, या फिर उत्तराखंड में तूफान आया, बारिश हुई, सूखा पड़ा, और जैसे आज जहरीली गैस का रिसाव हुआ। और इतने दिन से हम देख रहे हैं किस तरह से कोरोना पर इस देश ने लड़ाई की है। नरेंद्र मोदी संकट के समय में फ्रंट से लीड करते हैं। और आज सुबह से जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी और जिस तरह की खबरें आ रही थी, डर था
कि कहीं ये भी ऐसी ट्रेजेडी तो नहीं हो जाएगी जैसी भोपाल गैस के वक्त में हुई थी। 1984 में वो घटना हुई थी जब मैं एक रिपोर्टर था और मैंने देखा था लाशों को गिरते हुए। वो डर था मन में, लेकिन शुक्र है कि सरकार ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, सही वक्त पर सही लोगों को राहत के काम में लगाया, बड़ी आपदा को टाल दिया। कैसे ये काम किया, इसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं।